नमस्कार दोस्तों, आज जो अपन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले अपन को कोई भी अगर चैप्टर पढ़ना होता है, एक बार इसको कोई भी चैप्टर लगा, कोई भी अगर चैप्टर अपने को पढ़ना होता है तो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। हम चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, चैप्टर का मतलब क्या है, चैप्टर कहना क्या चाहता है। बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड की। जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड होता है वो तीन वर्डों से मिलकर बना होता है, ट्राई, गोनो और मेट्रो। ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोनो का मतलब होता है साइड्स और मेट्रो का मतलब होता है मेजरमेंट। जहां पे तीनों साइड्स और तीनों एंगल का मेजरमेंट किया जाता है वहां पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है। बस समझ में? मैंने कहा सर तीन साइड्स और तीन एंगल तो ट्रायंगल के अंदर होते हैं, और सर ट्रायंगल तो बहुत सारे होते हैं। ट्रायंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल तो आइसोसेलेस भी होता है, ट्रायंगल तो स्केलियन भी होता है, ट्रायंगल तो इक्विलैटरल भी होता है। सर कौन से ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी? तो मैंने कहा सर राइट ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी। किसके अंदर अप्लाई होगी? राइट। अब बात ये है कि सर राइट ट्रायंगल किसे लेंगे, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, राइट ट्रायंगल कहलाता है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, राइट ट्रायंगल कहलाता है। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। बची हुई दो साइड, एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर। अब पता नहीं है बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो क्या ये बेस होगा क्या? हां, ये इसमें क्या ये परपेंडिकुलर होगा क्या? नहीं सर, ये डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर कि आपको कौन से एंगल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। मान लीजिए अगर मैंने इस एंगल ए को माना है तो एंगल ए के सामने वाली साइड, जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, उसके पास वाली साइड बेस होगी। बात को करना है। अगर मान लीजिए कि राइट ट्रायंगल मेरे पास इस तरीके से P Q R, ये 90 डिग्री, 90 के सामने वाली साइड बिना सोचे समझे हाइपोटेन्यूज रख दीजिए। बची हुई दो साइड में एक बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं इस एंगल R के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो इसके सामने वाली साइड में बार परपेंडिकुलर होगी और इसके पास वाली साइड हमेशा बेस होगी। बस ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। अब मैंने कहा राइट ट्रायंगल के अंदर तीन साइड होती है, हाइपोटेन्यूज होता है, बेस होता है और परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर में एक रिलेशन। मैंने कहा एक्चुअल में ट्रायंगल के बनने की कुछ कंडीशंस होती है, ट्रायंगल के बनने की कुछ कंडीशंस होती है, और वो कंडीशन क्या क्या होती है तो अलग अलग होती है कि आइसोसेलेस कब बनेगा, स्केलियन कब बनेगा, इक्विलैटरल कब बनेगा। फिर हमें इतनी बड़ी बात होगी हम फिलहाल नहीं करना है, हमें फिलहाल राइट ट्रायंगल की बात करनी है। फिर क्या राइट ट्रायंगल बनने की कंडीशन क्या होती है कि अगर किसी भी ट्रायंगल की दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम सबसे बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो ट्रायंगल क्या कहलाएगा? राइट ट्रायंगल। क्या बोल रहे हैं, समझना वापस, कि अगर किसी भी ट्रायंगल की दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो ट्रायंगल कैसा कहलाएगा? मैंने कहा रुक गई, रुकी तो नहीं है, बैटरी है ना। और मैंने कहा जो सबसे बड़ी वाली साइड होगी, जो सबसे बड़ी वाली साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी और बची हुई दो साइड एक बेस होगी और एक परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी, तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर आएगा वो किसके बराबर आएगा? बची हुई दो छोटी साइड के स्क्वायर के। तो बची हुई दो साइड के एक बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। और इसी को बाद में जाके हमने क्या बोल दिया? पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोल दिया? पाइथागोरस। मैंने कहा पाइथागोरस थ्योरम बोल दिया तो हमें तो जिंदगी में जब भी हाइपोटेन्यूज चाहिए तो हाइपोटेन्यूज को ऐसे लिखते हैं। और मैंने कहा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए तो हम इसका क्या लेना पड़ेगा? अंडर रूट लेना पड़ेगा। अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। फॉर्मूला अगर मान लीजिए मैं यहां से बेस के स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर। भाई देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर उधर लेके चला गया तो यहां पे अकेला बेस बचा। तो जब भी प्लस वाली संख्या को राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो प्लस वाली संख्या माइनस में, माइनस वाली संख्या मल्टीप्लाई वाली संख्या डिवाइड में, डिवाइड वाली संख्या मल्टीप्लाई। तो मैंने यहां से बेस कितना आ जाएगा? h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है? तीसरे नंबर की बात करूं, मान लीजिए मुझे परपेंडिकुलर चाहिए तो क्या आ जाएगा? तो डायरेक्ट लिख सकता हूं कि अंडर रूट ऑफ
हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। क्या इन तीनों फॉर्मूले में आपको कोई दिक्कत है क्या? आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जितनी चीजें डायरेक्ट याद रखेंगे जितना जल्दी सीखेंगे उतना बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक बात की। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्रायंगल के अंदर अप्लाई होगी, राइट ट्रायंगल ये होगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर और क्या क्या है? तो मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? तो चलो मैंने कहा एक छोटी सी स्टोरी से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, उस कहानी से अपन सारी बातें करते हैं। मैंने कहा एक बात बताता हूं मैं आपको कि एक बार क्लास 10 के अंदर पढ़ने वाले 3 बच्चे थे। 3 दोस्त थे। बच्चे तो बहुत सारे थे लेकिन क्लास में 3 दोस्त थे और तीनों बहुत खास दोस्त थे। तीनों एक दूसरे के प्रेमी के साथ घूमते थे, फिरते थे और मजे मारते थे। लेकिन क्लास के अंदर तीनों टॉपर थे। एक की फर्स्ट रैंक थी, एक की सेकंड रैंक थी और एक की थर्ड रैंक थी। तीनों दोस्तों के नाम क्या थे मेरे बच्चों? पहले दोस्त का नाम साइन थीटा था, दूसरे दोस्त का नाम कोस थीटा था और तीसरे दोस्त का नाम टेन थीटा। तीनों दोस्त कौन सी क्लास में पढ़ते थे? 10th क्लास में पढ़ते थे और तीनों के नाम क्या क्या थे? साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। बात समझ में आई? तीनों की क्लास में रैंक क्या थी? फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। एक दिन तीनों फोन बातें कर रहे थे। बातें करते करते सोचो कि यार अपन क्लास में तीनों की फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक के तीनों खास दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्यों ना अगर ऐसा हो जाए कि हम 10th बोर्ड के एग्जाम दें और एग्जाम देने के बाद भी हमारी बोर्ड एग्जाम के अंदर भी स्कूल के अंदर फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंक आ जाए तो कितना मजा आ जाए। हाँ क्या मजा तो आ जाए एक दूसरे को। और मजा आ जाए तो क्या अपन घूमने चले तीनों दोस्त? हाँ यार पढ़ाई करते करते बोर हो गए, अपन तीनों गोवा घूमने चलेंगे। कहाँ घूमने चलेंगे? गोवा। और गोवा जाकर क्या करेंगे? मजे मारेंगे, मस्तियां करेंगे, वहां बीच के सामने बैठेंगे, शानदार एंजॉयमेंट करेंगे। ऐसा ही प्लान बना। तीनों ने बोर्ड एग्जाम दिया और बोर्ड एग्जाम देने के बाद बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया। हेलो हाय। तो तीनों दोस्तों की क्लास में फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक आते बोर्ड एग्जाम के अंदर। अब तीनों ने कहा यार मजा आ गया, तो अपन तीनों दोस्त कहां चलेंगे? गोवा घूमने। तीनों दोस्त कौन थे? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा की क्लास में फर्स्ट रैंक थी, कोस थीटा की सेकंड रैंक थी और टेन थीटा की थर्ड रैंक। अब मैंने कहा तीनों दोस्त क्लास 10th में पढ़ते हैं, क्या 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के पास गोवा जाने के लिए पैसा है क्या? तो वो क्या करेगा? पैसे का जुगाड़ करेगा। अब जुगाड़ कहां से करेगा? ऐसा तो नहीं डकैती करने जाएगा, ऐसा थोड़ी, कुछ तो करेगा। तो वो अपने पिताजी के पास जाएंगे और बोलेंगे कि यार अपने पिताजी से पैसा मांगते हैं और गोवा घूमने चलते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा अपने घर पे गया और अपने पापा को बोला कि पापा मैं मेरे दोस्त कोस थीटा और टेन थीटा के साथ गोवा घूमने जाना चाहता हूं, गोवा घूमने चला जाऊं क्या? पापा जी ने कहा बेटा तेरी तो क्लास में फर्स्ट रैंक है, ये ले 10,000 रुपए जा तू गोवा घूम। लेकिन जैसे साइन थीटा ने ये अपनी बात रखी, इसकी बात को इसकी बहन थी कोसेक थीटा, इसने सुन लिया। कौन थी? साइन थीटा की बहन कोसेक थीटा। और इसने क्या किया? इसको सुन लिया। जैसे ही इस भाई की बात को सुनी और बोली भाई से क्या भैया अकेले अकेले गोवा घूमने जा रहे हो, मैं भी आपके साथ चलूं क्या? तो बेचारा भाई फंस गया। मैंने कहा चल ठीक, इतने प्यार से पूछ रही है तुम भी मेरे साथ गोवा घूमने चल। तो साइन थीटा की सिस्टर कौन थी? कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा का भाई कौन था? साइन थीटा। क्या बात समझ में? फिर कोस थीटा अपने घर पे जाता है, अपने पापा को बोलता है पापा मैं मेरे दोस्त कोस थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा के साथ गोवा घूमने चला जाऊं क्या? तो पापा ने कहा बेटा तेरी तो क्लास में सेकंड रैंक है, ये तो भी 10,000 रुपए और तू गोवा घूमा। जैसे भाई के चेहरे पे खुशियां आने वाली थी, इतने में इसकी खुशियों को किसी की नजर लगी और उसकी बहन ने ये बात सुनी और वो बहन बोली क्या भैया आप अकेले अकेले जा रहे हो, मैं भी आपके साथ चलूं क्या? तो मैंने कहा कोस थीटा की बहन कौन थी? सेक थीटा। तो भैया ने क्या बोला सेक थीटा को कि चल ठीक है तुम मेरे साथ गोवा घूमने चल। ऐसे ही टेन थीटा ने जब अपनी बात रखी तो इसकी बात भी इसकी सिस्टर कोट थीटा ने सुन ली। किसने सुन ली? कोट थीटा ने। और कोट थीटा को भी क्या चले गए गोवा जाने के लिए रेडी कर लिया कि चलो ठीक है। तो तीन दोस्त कौन थे? साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। तीनों दोस्त कौन सी क्लास में पढ़ते थे? 10th क्लास में। तीनों दोस्तों की एक सिस्टर थी क्या? साइन थीटा की सिस्टर कोसेक थीटा, कोस की सिस्टर टेन की सिस्टर कोट थीटा। अगर मैं बात करूं कोसेक का भाई साइन थीटा, सेक का भाई कोस थीटा और कोट का भाई टेन थीटा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है।
मैंने कहा आप मुझे बताइए, तीनों दोस्त कहाँ जाना चाहते थे? गोवा घूमना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? वहां जाके मजे करना चाहते थे। लेकिन आपको पता है हमारी जितनी बहनें हुई हैं उन्होंने हमारा कोई काम सक्सेसफुल नहीं होने दिया। हमारे जितने प्लान बनाए उन सभी प्लानों को बर्बाद कर दिया। और ये तीनों बहनें इन तीनों दोस्तों को कहाँ लेके चली गई? हाँ, गोवा की जगह माता वैष्णो देवी के दर्शन करने लेके चली गई। हाँ, अब बताइए वहां माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए तीनों भाई पैदल पैदल जा रहे हैं, तो इनको मजा आ रहा है क्या? ये एंजॉय कर पा रहे हैं क्या? इनको तो गुस्सा आ रहा होगा ना। तो गुस्सा आ रहा होगा तो ये तीनों दोस्त क्या करेंगे? अपनी अपनी बहनों को उल्टा लटकाएंगे। क्या करेंगे? अपनी अपनी बहनों को उल्टा लटकाएंगे। तो साइन थीटा किसको उल्टा लटकाएगा? अपनी बहन को। ऐसे थोड़ी कोस की बहन को लटका लेगा। हाँ, कोस मारेगा ना, मेरी बहन के हाथ कैसे लगाया तुमने? तो मैंने कहा साइन थीटा किसको उल्टा लगाएगा? अपनी बहन को। तो कैसे उल्टा लटकाएगा? कोस थीटा किसको उल्टा लटकाएगा? अपनी बहन को। टेन थीटा किसको उल्टा लटकाएगा? अपनी बहन को। बात समझ में आई क्या? तो यहाँ से तीन फॉर्मूले बन गए। साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, कोस थीटा बराबर 1/sec और टेन थीटा बराबर 1/। अरे आप मुझे बताओ कि क्या बहनों की बात को भाई बिगाड़ते कि नहीं बिगाड़ते? कई बार बहनों का बर्थडे होता है बेचारी बहन का, और बहन बोल देती है कि पापा पापा आज तो मेरा जन्मदिन है, आज मेरे बर्थडे पे मुझे एक ड्रेस दिला दीजिए। तो भाई धीरे से चुपके से जाने कहाँ से आता है, चुपके की तरह वो निकल कर कहता है कि पापा अगर इसको एक ड्रेस दिलाई तो मुझे 2 दिलानी पड़ेगी। तो मैंने कहा बहन का काम भी कौन बिगाड़ता है? भाई बिगाड़ता है। तो ऐसे में इन बहनों को भी गुस्सा आता होगा क्या? आता होगा तो ये भी अपने भाइयों को क्या करेगी? उल्टा लगाएगी। तो कोसेक थीटा किसको उल्टा लगाएगी? अपने भाई को। तो अपने भाई के लिए 1/sin। कोस की सेक थीटा किसको लगाएगी? अपने भाई। और टेन कोट थीटा अपने भाई। तीन फॉर्मूले और बन गए। बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला 1/cosec थीटा, कोस का फॉर्मूला 1/sec थीटा, टेन का फॉर्मूला 1/cot थीटा, कोसेक का फॉर्मूला 1/sin थीटा और सेक का फॉर्मूला 1/cos थीटा और कोट का फॉर्मूला 1/. अब युवा पीढ़ी के लोग युवा है, आजकल की जनरेशन बदल चुकी है। आजकल का बच्चा ऐसा है कि अपने पिताजी से हर तरह की बात कर लेता है, और हर तरह की बात कर लेता है तो वो अपने पिताजी को कुछ भी बात पूछ लेता है। कि आजकल का बच्चा, आजकल के बच्चे तो ऐसे ही पूछ लेते हैं अपने पिताजी को, ऐसे पूछ लेते हैं पापा बीड़ी पी लूं? हाँ, तो पापा से बीड़ी पीने की बात पूछ लेता है तो पिताजी भी खुश होकर क्या कहते हैं कि हाँ हाँ बेटा। बात क्या बोलते थे पापा जी कि हाँ हाँ बेटा पी ले भाई कुछ। तो मैंने कहा पापा बीड़ी पी लूं, तो मैं ऐसा लिख लूं क्या? पापा बीड़ी और पी लूं, और यहाँ लिख दिया हाँ हाँ बेटा। और मैंने कहा पापा से पूछने वाले लोग कौन? ये तीन मक्कार है क्या? मैंने कहा कौन है? साइन, कोस और टेन। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए? पी अपॉन साइन के नीचे क्या? पी अपॉन। ऐसे कोस के नीचे क्या लिख सकते हैं? बी अपॉन, और टेन के नीचे क्या लिख सकते हैं? पी अपॉन। अरे साइन की सिस्टर का नाम क्या था भाई? कोसेक। कोसेक थीटा। इसका जन्म किस लिए हुआ? उल्टा काम करने के लिए। किसके लिए हुआ? इसने जिंदगी में अपने भाई का उल्टा ही किया कि नहीं किया? तो लेने का इस फॉर्मूले का उल्टा करेगी तो h अपॉन कोस की सिस्टर कौन? सेक। ये भी क्या करेगी? उल्टा करेगी h अपॉन b। और टेन की सिस्टर कौन? कॉट। ये भी उल्टा करेगी तो क्या आएगा? b अपॉन p। क्या बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है क्या? किसी को कोई प्रकार की परेशानी है क्या? आप फटाफट से एक बार इसको लिखिए, इसके बाद अपन चैप्टर को धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। चलो देखिए, अब बात करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। बस ये टेबल जरूर याद रखना चाहिए आपको। अगर ये याद हो जाएगी फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि देखो इस टेबल को भी याद किया जा सकता है आसानी से, थोड़ी सी मेहनत करेंगे और रोज प्रयास करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे याद हो जाता है। मेन सारा क्या इस टेबल का है, इस चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का। हाँ भैया देख लो, ठीक है फाइनल है, देख लिया मैंने, देख लिया ठीक हो गया ना अच्छा। चलो देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनो, अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल।
ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अगर बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल की, तो यहाँ पे वापस से बता रहा हूँ, तीन दोस्त कौन कौन थे? साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा की सिस्टर का नाम कोस थीटा, कोस की सिस्टर का नाम सेक थीटा, और टेन थीटा की सिस्टर का नाम कॉट थीटा। कोई दिक्कत नहीं? इस बार अपने कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं आएगा भाई? नहीं आएगा। बस चलो, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 30 डिग्री होता है, यहाँ पे 45 डिग्री होता है, यहाँ पे 60 डिग्री होता है, और लास्ट में फिर 90 डिग्री होता है। क्लियर? ठीक। अब मेरी बात सुनना, गलती से अगर कभी पूछ ले कि ये जो एंगल होते हैं ऊपर वाले, ये जो लिखे ये काइंड में लिखे होते हैं डिग्री के अंदर, इसको लिखे होते हैं डिग्री के अंदर। गलती से पूछ ले कि रेडियन में क्या होंगे? रेडियन में एक एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो डिग्री में होता है और रेडियन में होता है। ठीक है, 11th क्लास में एक तरीका होता है, नहीं सेक्शन में। ठीक है, फ्रेंच में। तो मैंने कहा सबसे पहली बात अगर मैं आपसे करूं कि रेडियन में कैसे बदलते हैं, हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन गलती से मान लीजिए अगर ये छोटे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछे तो हमें नॉलेज होना चाहिए। तो देखो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, जैसे मान लो 30 डिग्री, अगर इसको रेडियन में बदलना है तो कुछ नहीं करना होता, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है? पाई अपॉन 180। तो मैंने कहा रेडियन में बदलने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिग्री की जो वैल्यू है उसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है? पाई अपॉन 180। ये क्यों आया, कैसे आया, ये सब मैं बातें 11th क्लास में आपको अच्छे से सिखाऊंगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि डिग्री की बात, कि डिग्री में मान लो कोई रेडियन में वैल्यू करके 30 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 5/6 आएगा। अब मेरे से कहा गया कि 5/6 को वापस से डिग्री में बदलो, तो कुछ नहीं करना, उल्टा करना है, 180 अपॉन पाई से पाई से पाई कट गई, 6 से डिग्री वापस 30 डिग्री। ठीक है, तो मैंने कहा अगर डिग्री में बदलना है रेडियन को, तो रेडियन की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 180 अपॉन पाई से। ठीक है, क्लियर? करते हैं प्रश्न। चलो, आपको काउंटिंग आती है? काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5 ऐसे कोई ऐसे तो नहीं कहता 0 1 2 3 0 थोड़ी कहते। अच्छा, मैंने कहा अगर मैं बात करूं होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? तो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। आपको डिवाइड करना आता है? चलो सिखा देता हूं, फिर आप लोगों से आगे सीखेंगे। 0 को 4 से डिवाइड करते हैं, फिर 1 को 4 से डिवाइड करते हैं, फिर 2 को 4 से डिवाइड करते हैं, फिर 3 को 4 से डिवाइड करते हैं, फिर 4 को 4 से। अगर 0 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आएगा? 0। 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो होगा ही 1/4। 2 से ये कटेगा 2 10, तो ये 1/2। 3 से 4 कटता ही नहीं, 3/4 का 3/4, और 4 से 4 कटता ही कितना? आगे आप डिवाइड करो। अब डिवाइड करना आता है क्या? अंडर रूट लेना भी आता है क्या? नहीं आता, मैं सिखा रहा हूं। फिर अगर अंडर रूट लेना हो तो ऐसे अंडर रूट ले लो, बस ये अंडर रूट ले लिया, ये अंडर रूट ले लिया। किसी को कोई दिक्कत है अंडर रूट लेने में? 0 का अंडर रूट हमेशा 1 का अंडर रूट 1 और 4 का रूट 2 आता है। 1 का रूट कितना होता है? 1 किसका स्क्वायर रूट? 1 और 4 का 1 का अंडर रूट 1। क्या 2 का अंडर रूट कुछ होगा? अंडर रूट 2 का कुछ निकल सकता है? नहीं निकल सकता। अंडर रूट 2 को हमेशा अंडर रूट 2 ही लिखते हैं। बात समझ में? ठीक। 3 का कोई अंडर रूट होगा क्या? क्या परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है? और 4 का 2 और 1 का अंडर रूट। अगर आपको नहीं आता है कतई परेशान मत हो, इंटेलिजेंट बना देते हैं आपको। मैंने कहा बताओ 0 का स्क्वायर कितना? 1 का स्क्वायर कितना? 2 का स्क्वायर कितना? 4। 3 का स्क्वायर कितना? 9। 4 का स्क्वायर कितना? 16। 5 का स्क्वायर कितना? 20। बस समझ लो। तो 1 से 20 तक स्क्वायर याद कर सकते हैं। अब 0 का स्क्वायर 0 है, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, मान लो 3 का स्क्वायर 9। तो मैं कहूंगा कि 9 का रूट कितना होगा? 3। 16 का रूट कितना होगा? 4। 25 का रूट कितना होगा? 5 और 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। ये इधर वाली संख्या से ये लाते तो रूट होता है, तो ये स्क्वायर। बस समझ में आ गई पहली काम की बात। देखो तो कहते 0 लेवल पे तो ये सोचता हूं कि कोई गरीब से गरीब बेचारा बच्चा बैठा है, उसको भी समझ में नहीं आता होगा, तो उसको भी क्लियर करके चलते हैं। ठीक है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप समझ जाएंगे अंडर रूट का। अंडर रूट का मतलब ये भी होता है, अंडर रूट मतलब क्या है, यहाँ पे x कोई नंबर है तो मैंने कहा x की पावर 1/2, इसी की पावर 1/2 क्या होता है, अंडर रूट होता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ आ जाए अंडर रूट और इसके नीचे नीरेस्ट है 3 बेड्स है तो इसका मतलब ये बोलते हैं इसको क्यूब रूट। क्या बोलते हैं, क्यूब। अगर यहाँ पे नीरेस्ट है छोटा सा 4 बेड्स है इसको बोलते हैं फोर्थ रूट। बात समझ में आ गई। और क्यूब रूट मतलब क्या होगा, x की पावर 1/2। फोर्थ रूट मतलब x की पावर 1/2। अंडर रूट के बाहर कोई नहीं बैठा होता तब भी क्या होगा 1/2। मतलब 2 बैठा भी हो तो भी अंडर रूट ही होगा, 2 बैठा भी होगा तब भी अंडर रूट होगा। उसको ऐड होगा। समझ में आ गया नहीं क्या, क्लियर है क्या, किसी को कोई परेशानी, धीरे धीरे बात समझ में। अब मैंने कहा 0 1 2 3 4 को आपने 4 से डिवाइड करना सीख लिया, अंडर रूट लेना सीख लिया और अंडर रूट लेने के बाद ये डिजिट है, इस डिजिट को सीधा साइन के अंदर रख दो। 0 1/2 1/√2 √3/2। तो आपसे कोई पूछे कि sin 0 की वैल्यू कितनी, तो 0 तो बोलेंगे मेरे साथ साथ sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/2, sin 60 √3/2, sin 90 1, sin 60 √3/2, sin 45 1/2, sin 30 1/2, sin 0 sin 30 1/2, sin 45 1/2, sin 60 √3/2, sin 90 1। अब sin 0 0, sin 90 1, sin 0 0, sin 90 1, sin 30 1/2, sin 45 1/2, sin 60 √3/2। बार-बार बोलेंगे तो याद रहेगा। क्लियर है। अब इस sin की पूरी टेबल को उठा दो पीछे से रख दो तो लास्ट में वैल्यू कहां आएगी, फर्स्ट में, फिर लास्ट सेकंड लास्ट √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। कोई दिक्कत है क्या, तो बोलेंगे cos 0 1, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 cos 90 cos 60 1/2, cos 45 cos 30 √3/2, cos 0 1। अब देखो वापस से बोलो sin 0 cos 90 0, sin 0 0, cos 90 sin 0 cos 90 0, sin 0 cos 90 sin 0 cos 90 sin 90 sin 90 cos 0 1। ऐसे बोलो sin 0 बोलो ना, sin 0 cos 90 sin 90 cos 0 sin 0 cos 90 cos 90 sin 0 sin 90 cos 0 sin 30 cos 60 sin 30 cos 60 sin 60 cos 30 cos 30 sin 60 cos 40 sin 45 cos 45। बस समझ में। एक बार मैंने कहा अगर 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करते तो हमेशा क्या आता है, जबकि किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा 10 निकालना है तो 10 के लिए क्या करना है, इस वैल्यू को इससे डिवाइड करो। तो मैंने कहा sin वाले वैल्यू को cos 0/1, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो देखो कितने करीब बन गया। मैंने देखो 1/2 को डिवाइड किया √3/2 से, डिवाइड का मतलब ये। अब इस डिवाइड को क्या बचपन में मल्टीप्लाई में बदलते हैं, तो ये मैंने कहा मल्टीप्लाई में बदलते तो बेसिक होगा 2/√3। ऐसा होगा क्या, 2 से 2 कट जाएगा क्या, तो क्या आएगा 1/√3। अब ऐसे नहीं आता ना, ऐसे नीचे का 2 नीचे वाले 2 को लेके ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3। 1/√2 सेम को सेम से काटते हैं, नीचे का 2 नीचे के 2 को लेके ऊपर क्या बचा √3 डिवाइड में 1। चाहो तो बोलो, नहीं खत्म, क्योंकि √3 को किसी भी नंबर से 1 से डिवाइड करो तो किसी नंबर को वही आता है, और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड नंबर को 0 से डिवाइड करना मतलब, बात समझ में आ गई। मैंने कहा साइन की सिस्टर का नाम बोलो, साइन की सिस्टर का नाम, और जिंदगी में जन्म किस लिए हुआ इसका, अपने भाई का उल्टा। तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट और इनफाइनाइट का उल्टा 0, तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट।
1/2 का उल्टा 2/1 मतलब 2। 1/√2 का उल्टा √2। √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1 ही होता है। ऐसे cos की सिस्टर कौन? sec। तो 1 का उल्टा 1/√3/2 का 2/√3। 1/√2 का और 1/2 का 0 का। अरे 10 की सिस्टर कौन? ये भी उल्टा है क्या? तो बताओ 0 का उल्टा 1/√3 का 1 का उल्टा √3 का। अब 1/√3 है ना, तो 1/√3 तो क्या आएगा 1/, और इनफाइनाइट का क्या प्रदर्शन है क्या? धीरे धीरे क्या ये टेबल आप पूरी याद कर सकते हैं क्या? कल कोशिश करना कि जब आप क्लास में आए तो इस टेबल को बिना देखे याद करके लेके आए। अगर आपने बिना देखे इस टेबल को याद कर ली तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। ये चैप्टर आपका फेवरेट रहेगा। बस इस टेबल को मुख जबानी मैं रात के समय में पूछ लो ना कि cos 30 की वैल्यू कितनी है तो 2 बोल देना। मैं आपसे पूछ लो sec 60 की वैल्यू कितनी है तो भी 2 बोल देना। मैं आपसे पूछूं कि sec 30 की वैल्यू कितनी है तो 2/√3 बोल देना। मैं आपसे पूछूं कि cot 30 की वैल्यू कितनी है तो √3 बोल देना। इस तरीके से मेरा आंसर आना चाहिए ऐसी एनर्जी के साथ, तो मजा आएगा। इस तरीके से पूरी टेबल याद होगी तो इंटरेस्ट आएगा, बड़ा मजा आएगा और बड़ा फेवरेट चैप्टर कहलाएगा। देखिए फटाफट से नेक्स्ट देखिए ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर की दूसरी इंपॉर्टेंट बात है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेरिवेशन। क्या है भाई? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेरिवेशन। कई लोग इस चीज को समझाते नहीं हैं, वो कह देते हैं हाँ ठीक है एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ होता है, एंगल ऑफ डेरिवेशन कुछ भी होए, आपके किसी भी एंगल की बात करें आप तो नीचे एंगल बना दो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन सर ऐसा नहीं होता है। हाँ बाद में जाके इक्वली होना है मुझे पता है, लेकिन मतलब अपने को समझ में आना चाहिए कि यार इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। क्योंकि किसी भी चीज को, किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, हम सीखने के लिए पढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। ठीक है, देख लेना भैया स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक हो तो थोड़ी सी इंग्लिश जरूर लिखी है ना, झूठ नहीं बोलता। इंग्लिश भले ही मेरी कमजोर है फिर भी मैं इंग्लिश मीडियम सबको पढ़ाता हूँ। मैं बड़ा शुरू से हिंदी मीडियम में। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? मैं क्या एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ यार, रखा जिंदगी में पढ़ाई वढ़ाई चलती है। मैंने कहा एक बार क्या हुआ, एक लड़का था स्मार्ट था, बस मैं नहीं था, एक लड़का था स्मार्ट सा लड़का था जो पैदल पैदल घूमने जा रहा था। कहाँ जा रहा था? घूमने जा रहा था। आप तो जानते हैं बेचारे सीधे साधे होते छोरे छोरे को, आजकल के छोरे तो पैदल पैदल क्या कर रहा था? घूमने जा रहा था। ऐसे रोड पे चल जा रहा था कि लड़की के शाम पड़ेगी घूमने चलते, और पैदल पैदल घूमने जा रहा था आराम से, बिल्कुल सामने देखकर अपनी मस्ती में मस्त होकर घूमने जा रहा था। तो आप जानते हो जब लड़का सीधा सीधा घूमने जाएगा तो कहाँ देखेगा? बिल्कुल सामने। जैसे ही थोड़ी देर बाद देखा उसने क्या, सामने तो एक शानदार सी बिल्डिंग बनी हुई है। क्या बनी हुई है? तो तुम जानते हो लड़कों की आदत क्या होती है? हाँ, जैसे बिल्डिंग दिखी नहीं बस बिल्डिंग की छत पर देखते हैं। इस बिल्डिंग की क्या देखते हैं? छत पर। तो क्या देखा कि बिल्डिंग की छत पर एक स्मार्ट सी लड़की खड़ी हुई थी। मैंने कहा एक लड़का था स्मार्ट सा जो सामने देख रहा था, सीधा देख रहा था। जैसे उसने देखा कि बिल्डिंग है सामने, तो मैंने कहा लड़के ने क्या किया, ऊपर देखा और उसके ऊपर क्या खड़ी हुई थी? एक स्मार्ट सी लड़की खड़ी हुई थी और जो क्या कर रही थी? फोन पर बातें कर रही थी। क्या कर रही थी? फोन पर बातें कर रही थी। अब तो मैंने कहा लड़की स्मार्ट थी, लड़का स्मार्ट था, लड़के के मन में लड्डू फूटा गया कि अब लड़की तो स्मार्ट है, फोन पर बातें कर रही है। और मैंने कहा आप जानते हो फोन पर बात करती हुई लड़की कभी नीचे जाने वाले रास्ते चलते लड़के को देखती है क्या? नहीं देखती। उसका तो ध्यान अपने फोन वाले पे होता है। तो लड़की का ध्यान क्या किसी रोड पे चलने वाले पे था क्या? नहीं था। लड़की भी कहां देख रही थी मेरे बच्चों? वो भी सामने देख रही थी। वो भी कहां देख रही थी? सामने देख रही थी। अपने काम से काम था, उसको अपने फोन वाले से मतलब था। लड़का लड़की को देख रहा था क्या? लड़का किसको देख रहा था? लड़की को देख रहा था। और लड़की कहां देख रही थी? सामने देख रही थी। क्या लड़के के मन में इच्छा थी क्या लड़की भी मुझे देखे, मेरी आंख से आंख मिले और हम दोनों की जिंदगी बदल जाए? ऐसा लड़के के मन में इच्छा थी क्या? तो मैंने कहा पर लड़की सामने देख रही थी,
लड़का लड़की को देख रहा था, लड़का चाहता था कि मैं कैसे भी करके इस लड़की को मेरी तरफ दिखाऊं। तो आजकल के लड़के क्या बदमाशी करते हैं क्या? और लड़के ने क्या किया, एक जोर से सीटी बजाई, और जैसे सीटी बजाई लड़के ने कहा देखा, नीचे देखा, और नीचे देखा तो दोनों की आंख से आंख मिली और दोनों के चेहरे पे खुशियों की लहर दौड़ उठी। जिंदगी में हुआ क्या मेरे प्यारे बच्चों कि लड़का पहले क्या देख रहा था, सामने, और सामने से लड़की को देखने के लिए उसने ऊपर देखा, तो सामने से ऊपर देखने के लिए एक एंगल बना, और वो जो एंगल बना उसी का नाम एलिवेशन था। उसी का नाम क्या था? एलिवेशन। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहेंगे? सामने से ऊपर की ओर बनने वाला एंगल, सामने से ऊपर की ओर देखने पर बनाया गया एंगल क्या कहलाएगा? एलिवेशन। लड़की कहां देख रही थी? सामने देख रही थी। लड़की ने सामने देख रही थी, लड़का क्या करा? सीटी बजाई। जैसे सीटी बजाई तो लड़की ने सामने से कहां देखा? नीचे। सामने से नीचे की ओर देखने पर जो एंगल बना वो एंगल क्या था? प्रिसिशन। ठीक है, बस में कोई दिक्कत है क्या? ये एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये एंगल ऑफ प्रिसिशन है। बस समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत है क्या? तो आपसे कोई पूछे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? सामने से ऊपर की ओर देखने, और एंगल ऑफ प्रिसिशन क्या होगा? सामने से नीचे की ओर देखने पर बनने वाला एंगल ऑफ प्रिसिशन होगा। दुनिया वाले इसको बराबर क्यों बताते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि बेटा ये यहाँ पे देखो जेड बन रहा है, जेड बन रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, और ये अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल होंगे, इसलिए दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। इसलिए दुनिया वाले कहते हैं कि एलिवेशन शब्द है चाहे प्रिसिशन शब्द है, आप एंगल कहां बनाए? नीचे ही बनाए। लेकिन हमें ऐसी मूर्खता नहीं दिखानी, आपको दिखाना एंगल वही है, उसके बाद करके बताना है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर होगा। इसलिए इससे काम चलेगा। क्लियर है? फटाफट से फोटो बनाइए, उसके अंदर इसको दिखाइए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा और प्रिसिशन क्या होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बस टाइम देख लेते हैं, टाइम कितना बाकी है? 45। देखते हैं। तुम कितनी बजे तक आ जाते हो घर पे? मैं आता हूँ मतलब ये 3 कहीं से गया तो जैसे 2:15 तक 2:30 तक आता हूँ। चलो एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है भैया, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी करना हो आप कर सकते हो, कुछ भी चीज नहीं आए समझ में आप बेटा आप उससे पूछ सकते हो, कतई चिंता मत। ये मतलब इसमें जैसे ये वाली है एक तो कोचिंग की, तो मतलब मैं जो एक्सरसाइज करूँ सीधी स्कूल में कर लूँ ना, क्योंकि एक ही कॉपी चेक करा दूँगा। हाँ मतलब मैंने कोई प्रोग्राम रखा हूँ, कोई कॉपी चेक नहीं हाँ है ना। चलो पहला क्वेश्चन देखिएगा मेरे बच्चों, क्या कहता है ध्यान से समझना। गणित में अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो मैं सच बता रहा हूँ, क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं है। ध्यान से समझना। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. बस इतनी बस मैंने कहा एक पोल है, ये पोल क्या, उस पोल का कोई भी नाम दे दो, ग्रीक का ए बी, और ये पोल का, ठीक है। और मैंने कहा एक सर्कस आर्टिस्ट है, तो अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope। रोप की लेंथ कितनी है? 20 मीटर। which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground। मतलब वो रोप के दोनों सिरे कहां बने हुए हैं? एक तो ग्राउंड पर और एक वर्टिकल पोल के टॉप पर। तो मान लो ग्राउंड पर पॉइंट क्या था? सी। ये कोई ग्राउंड था, बात समझ में आई? और मैंने कहा ये रोप, इस रोप की लेंथ कितनी है? क्लियर? ग्राउंड के बीच में और वॉल के बीच में हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। कितने का बनेगा? तो मैंने कहा देखो आपको क्या दे रखा है? लेंथ ऑफ रोप जो दे रखा है इसको पूरा करो, 20 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोला है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ पोल निकालो। इफ एंगल मेड बाय द रोप
with the ground level angle made by the rope with the ground level ground है ना ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया है रोप ने इज 30 डिग्री क्या बनाया 30 डिग्री और क्या पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ पोल पूछिए तो जो पूछ रखा है उसी को क्या कर लेते हैं मान लेते हैं h मीटर क्या मान लेते हैं तो लेट हाइट ऑफ पोल इक्वल्स टू h मीटर इसी को करना चाहिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको क्वेश्चन में दो बातें ध्यान रखनी है क्या है कि मुझे गिवन क्या है और निकालना है कितनी बातें याद रखनी है दो मुझे गिवन क्या है और पूछा मैंने कहा गिवन क्या है 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और पूछा क्या है थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर मैंने कहा गिवन क्या है हाइपोटेन्यूज पूछा क्या है परपेंडिकुलर गिवन क्या है हाइपोटेन्यूज पूछा क्या है मैंने कहा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन कौन बनाता है तो याद है क्या पापा बीडी बिल्लू हां बेटा और ये एस सी और ये टी मतलब sin थीटा बराबर क्या होता है p अपॉन h तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन कौन बनाएगा या तो sin बनाएगा या इसकी सिस्टर कोसेक लेकिन अपन ज्यादा पे क्यों फोकस करें अपने तो एक से काम चलेंगे sin से तो मैंने कहा आप जानते हैं क्या we know that sin थीटा बराबर p अपॉन h sin थीटा की वैल्यू कितनी है 30 परपेंडिकुलर कितना है h मीटर आपने माना था और हाइट कितनी यहां पे हाइपोटेन्यूज कितनी है तो दिक्कत sin 30 की वैल्यू कितनी sin 30/2 h अपॉन इसको इधर भेज दो यहां से कितना आएगा h बराबर 20/2 10 मीटर लास्ट में आंसर ऐसे लिखना है बोर्ड में हेंस हाइट ऑफ पोल इज 20 मीटर इस लाइन पे लिखने का आधा भाग सकता है क्लियर है इस क्वेश्चन में किसी को कोई परेशानी ठीक है एक बार वापस समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है वापस अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground मतलब एक 20 मीटर की लॉन्ग रोप है जो बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच है मतलब बिल्कुल भी उसके अंदर सल वगैरह नहीं है सीधी एकदम स्ट्रेच है और वो बंधी हुई है एक तो टॉप ऑफ पोल से और एक ग्राउंड से ठीक है फाइंड द हाइट ऑफ पोल इस पोल की हाइट आपसे पूछिए एंगल मेड बाय द रोप इस रोप के द्वारा जो एंगल बनाया गया है विद द ग्राउंड लेवल कितना बनाया 30 तो 30 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में जो रिलेशन बनाएगा वही आपको फार्मूला यूज करना है तो आपको ये देखना है क्वेश्चन में गिवन क्या है और पूछना है अगर बेस पूछा होता तो मैंने कहा बी और हाइपोटेन्यूज रिलेशन बनाना था कोस बनाता क्लियर है कोई दिक्कत है क्या अगला क्वेश्चन A tree break due to storm and broken part bend so that top of tree touch the ground making an angle 30 degree with it सुनना मैंने कहा तेज हवाओं के ये एक एबी पेड़ तेज हवाएं चली और ये पॉइंट सी से टूट गया क्या किया सी से टूट गया जैसे टूटा तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया बेंड हो गया और बेंड होकर ऐसे नीचे गिर गया मैंने कहा ये बी वाला पॉइंट हिस्सा जब ब्रेक हुआ तो ये बी डैश पर आकर ग्राउंड को टच करने लगा किसके टच करने लगा ग्राउंड और ग्राउंड को टच करने लगा तो कौन से पॉइंट पे करना टॉप बी था आज के दिन ग्राउंड पे जब टॉप किया टच किया तो टॉप का टच कर रहा है बी डैश उस पॉइंट का नाम क्या दिया अपन बी डैश चाहो तो सीधे से कोई दिक्कत नहीं तो बी पॉइंट की यहां पे आके सर क्लियर है कोई परेशानी नहीं है यहां तक मैंने कहा तेज हवाओं के कारण पेड़ बेंड हुआ और टूटकर क्या हुआ टॉप कहां पे टच करने लगा ग्राउंड पे क्या ये लाइन बोली क्या वापस समझो क्या समझते हैं अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टोन and the broken part bend so that top of the tree touch the ground clear make an angle 30 degree with it मैंने कहा कितने डिग्री का एंगल बनाया 30 डिग्री
विद इट का मतलब किसके साथ? तो क्या बोला, जहां पे टॉप टच हुआ है उसका नाम क्या था? ग्राउंड था। तो ग्राउंड के साथ ही वो एंगल बनाया है, ये भी समझना होगा। कई बार बच्चे समझते वहां टॉप पे बनाया होगा, नहीं, ये सोच समझ के फैसला करना है। विद इट का मतलब क्या? किसके साथ? ग्राउंड के साथ। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ो। क्या बोला? द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री, यानी कि ट्री का फुट कहां था? यहीं था। डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर टच, टू द पॉइंट वेयर टच, टू का टच हुआ। तो मैंने कहा डिस्टेंस किसके बीच में? फुट ऑफ ट्री और जहां पे टॉप टच हुआ उसके बीच में डिस्टेंस इस एंगल कितनी है? ठीक है। क्या पूछा? फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। ट्री की क्या पूछी? हाइट। बेस और हाइट। हाइट पूछी, टोटल हाइट ये वाला ये h में। तो मान लेते हैं इस टोटल ट्री की हाइट कितनी? h में। ठीक। तो लाइक टोटल हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू h मीटर। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी? मान लेते हैं कि AC की वैल्यू x मीटर है और इसकी वैल्यू कितनी थी बच्चे हुई? y मीटर। कोई दिक्कत नहीं। और मैंने यही पार्ट ब्रेक कराया कि यही भाई आज के दिन यहाँ आ गया है। तो मैंने कहा ये थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये तो पास वाली बेस से 90 के सामने वाली साइड दिया है। तो मैंने कहा आपको एक बार बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर पूछा, एक बार बेस दे रखा है, क्या पूछा? हाइपोटेन्यूज। x और y आ जाए तो मैंने कहा क्या पूरी x + y आ जाएगी, जो कि इसका काम कर जाएगी, h का काम कर जाएगी। तो एक बार मेरे को क्या निकालना है? x निकालना, और एक बार मुझे क्या निकालना है मेरे बच्चों? y। x मेरा मतलब परपेंडिकुलर निकालना है और एक बार क्या निकालनी है? हाइपोटेन्यूज निकालनी। कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये भी लिख सकता हूं लेट AC = x मीटर एंड BC बराबर y मीटर। कोई दिक्कत है क्या? मैंने कहा इन ट्रायंगल कौन सा है? BAC। मैंने कहा बताओ, सबसे पहले tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर पूछा है और गया क्या है? बेस। क्या गिवन है? बेस। मैंने क्या मतलब दो ही बातें याद रखनी। गिवन क्या है? बेस। पूछा क्या है? परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन कौन है? tan। तो tan थीटा बराबर ये। tan थीटा की वैल्यू कितनी? 30। परपेंडिकुलर x, बेस कितना? tan 30 की वैल्यू कितनी आती है? 1/√3। टेबल है ना, x/8। इसको इधर भेजा तो x बराबर क्या आएगा? 8/√3 मीटर। इक्वेशन नंबर 1। इसमें कोई दिक्कत? अगला मैंने कहा इस बार वापस से ये तो क्या है? थीटा के पास वाली साइड बेस, जो गिवन है। पूछा क्या है? हाइपोटेन्यूज। बेस गिवन है, क्या पूछा है? मैंने कहा बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कौन होता है? देखो b और h किसमें आता है? cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा की वैल्यू कितनी? बेस की वैल्यू 8, हाइपोटेन्यूज 1। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी भाई? √3/2, 8/1। इस y को इधर लेके जाओ, इस √3 को इधर लेके आओ तो क्या होगा? y बराबर, y तो ऊपर आ गया, √3 नीचे आएगा। तो यहाँ से 8/√3, 2 नीचे इधर जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा? 16/√3 मीटर। क्लियर? लास्ट में क्या लिखना है? हैंड्स हाइट ऑफ ट्री h बराबर x प्लस x की वैल्यू 8/√3 प्लस 16/√3। कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा दोनों का बेस सेम है तो बताओ एलसीएम क्या? 24। हाँ, तो ये 8 और ये 16, 8 और 16 मतलब 24/4। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे एक व्यक्ति से बहुत दुश्मनी है, तुम्हें भी डिनोमिनेटर में अंडररूट नहीं दिखना चाहिए। अगर अंडररूट आ जाएगा तो क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन कर दें तो मैंने कहा ये 24/√3 का रेशनलाइजेशन कितने करेंगे? √3 से ऊपर, √3 से नीचे, तो 24√3 अपॉन √3 कितना होता है? 3 है ना। 3 से कितनी बार कटेगा? आंसर कितना है? 8√3 मीटर। बताओ किसी को कोई परेशानी है क्या? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम? बहुत है आज के लिए। ठीक है, तो बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो।